हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, हमारा जो साइकोलॉजी का इंट्रोडक्शन का पहला पार्ट था उसका सेकंड पार्ट है ये। इसके बारे में बात करेंगे हम। पहले हमने बात की थी कि साइकोलॉजी कैसे कैसे आगे बढ़ा, क्या इतिहास रहा साइकोलॉजी का। सबसे पहले जो विचारधारा थी साइकोलॉजी के बारे में वो थी आत्मा का अध्ययन, कि साइकोलॉजी आत्मा का अध्ययन है। लेकिन समय के साथ ये विचारधारा अमान्य करार कर दी था, क्योंकि आत्मा एक अमूर्त वस्तु मानी गई है और इसका अध्ययन संभव नहीं है। इसके बाद जो दूसरी विचारधारा आई थी वो थी कि जो मनोविज्ञान है वो मन का अध्ययन है, माइंड की स्टडी है। लेकिन चूंकि मन भी एक अमूर्त वस्तु है इसलिए ये भी फेल हो गई थी। इसके बाद बात आती है फंक्शनलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म की। स्ट्रक्चरलिज्म के बारे में हमने लास्ट वीडियो में बात कर लिया था कि उसके अंदर क्या क्या होता है। ठीक है, आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे फंक्शनलिज्म के बारे में। फंक्शनलिज्म के जो फाउंडर थे वो है विलियम जेम्स। ये फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी भी हैं। फादर ऑफ अमेरिकन साइकोलॉजी भी विलियम जेम्स को माना गया है। ठीक है दोस्तों, फंक्शनलिज्म के जो और मानने वाले थे उनमें जॉन डीवी, थॉर्नडाइक को फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी माना गया है। बेसिकली ये बात करते हैं कि जो साइकोलॉजी हमारी मानसिक क्रियाओं की स्टडी करती है, संरचनाओं की नहीं। इसीलिए ये मानसिक क्रियाओं की स्टडी करने वाली बात इन लोगों ने अप्रूव की है इसमें। ठीक है दोस्तों, बात कर लेते स्टैनली हॉल की। ये थे फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एपीए यानी अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे स्टैनली हॉल। इन्होंने ही आंधी तूफान की अवस्था की बात कही गई है कि जो अडोलसेंस है वो एक आंधी तूफान की अवस्था है। ये बात सबसे पहले इन्होंने ही कही थी। जॉन डीवी की स्टेटमेंट थी समाज की नीड के अनुसार करिकुलम हो। ठीक है, मैरी वाइटन कोलिंग ये फर्स्ट फीमेल थी एपीए की, अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन की। जो सारे के सारे फंक्शनलिस्ट है ना दोस्तों, वो अडेप्टेशन पर जोर देते, समायोजन करने की शक्ति पर जोर देते थे। फंक्शनलिज्म के बारे में बात करते हैं दोस्तों, बिहेवियरिज्म के बारे में। बिहेवियरिज्म बात करता अभ्यास से कोई भी ज्ञान व्यवहार विकसित किया जा सकता है। जैसा वातावरण होगा बच्चा भी वैसा ही होगा, ये इन लोगों का मानना ही था। प्रयास के द्वारा हम अपने अंदर बदलाव ला सकते हैं। ठीक है, इसके फाउंडर में थे जेबी वाटसन को बिहेवियरिस्ट का जनक माना जाता है। जेबी वाटसन का कहना था साइकोलॉजी इज ए पॉजिटिव साइंस ऑफ बिहेवियर। अब बात कर लेते पॉजिटिव क्या होता है। पॉजिटिव जो हमें आंसर दे, क्या का, क्यों का, कैसे का। ठीक है, जेबी वाटसन की जो सबसे फेमस स्टेटमेंट थी वो ये थी, गिव मी अ डजन ऑफ चाइल्ड। मैं उनको जो चाहूँगा मैं उनको वो बना सकता हूँ। उनको चाहूँगा तो मैं अच्छा आदमी बना सकता हूँ, उनको चाहूँगा तो मैं बुरा आदमी बना सकता हूँ। इन्होंने अपने बच्चों पर भी एक्सपेरिमेंट किया था इसी से रिलेटेड। इसके बाद बात कर लेते हैं आईपी पेवलोव की। इन्होंने दी थी क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी। इन्होंने गैस्ट्रिक जूस पर 1904 में एक्सपेरिमेंट किया था और 1905 में इनको इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला था। एसआर की थ्योरी इन्होंने ही दी थी। इनका मानना था कि जब सेंस ऑर्गन प्रभावित हो तो स्टिमुलस कहलाएगा। इसके बाद बात करते हैं हम बीएफ स्किनर की। बीएफ स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। फादर ऑफ रेनफोर्समेंट स्किनर को माना जाता है। के बाद बात करते हैं दोस्तों कोग्निटिव के बारे में। कोग्निटिव का जो फादर है, उन कोग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है जीन पियाजे का। इन्हीं को कोग्निटिव डेवलपमेंट का फादर माना गया है। इनका कहना था व्यक्ति का व्यवहार उसके संज्ञानात्मक विकास का परिणाम होता है। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ डेवलपमेंट साइकोलॉजी भी जीन पियाजे को माना जाता है। कोग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी इन्होंने। इसके बाद बात करें तो फादर ऑफ जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी जीन पियाजे को माना जाता है। अकॉर्डिंग टू दी जीन पियाजे थिंकिंग को 4 कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मैच्योरिटी की। सबसे पहला जो कारक है वो है मैच्योरिटी। उसके बाद एक्टिविटी, कोई भी हम एक्टिविटी करेंगे वो प्रभाव डालेगी हमारी थिंकिंग के ऊपर। उसके बाद सोशल एक्सपीरियंस, हम समाज में रहेंगे, हम कैसे बंदों के साथ रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी हमारी थिंकिंग पर प्रभाव डालता है। उसके बाद बात करते हैं इक्विलिब्रियम के बारे में। साम्यधिकरण भी हमारी जो थिंकिंग है उसके ऊपर प्रभाव डालता है। जीन पियाजे ने कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, उसके अंदर थी 4 स्टेज। सबसे पहले बात करते हैं सेंसरी मोटर के बारे में, जो है 0 से 2, जिसमें बच्चा अपनी सेंसेज के द्वारा जो भी कुछ करता है। उसके बाद है प्री ऑपरेशनल स्टेज, इसमें 2 साल से लेकर 7 साल तक की बात है। उसके बाद है कॉन्क्रीट
ऑपरेशनल स्टेज, ये है 7 से 11 उम्र तक। उसके बाद फॉर्मल ऑपरेशन 11 से 15 उम्र तक। ठीक है दोस्तों, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में दूसरा जो सबसे बड़ा नाम आता है वो वाइगोत्स्की का। इन्होंने क्या दिया है हमारी साइकोलॉजी को लेके, सोशल कॉग्निटिविस्ट की बात कही इन्होंने, ZPD, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये क्या होता है बेसिकली, छोटा सा उदाहरण देके समझा देता हूँ। जैसे कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा है एग्जाम के लिए, एग्जाम की तैयारी में उसने टेस्ट दिया, उसमें उसके 50 नंबर है। उसके बाद वो किसी की हेल्प के द्वारा, टीचर की या अपने से बड़े पेरेंट्स की किसी भी हेल्प के द्वारा अगर उसका स्कोर बढ़ रहा है, जो पहले स्कोर था और जो बाद का स्कोर है, उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं ZPD। उसके बाद इन्होंने दी थी सोशल कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने जो सबसे मेन है सोसाइटी को माना है। पियाजे जहाँ बात करते थे कि बच्चा खुद अपने आप से सीखता है, ये बात करते थे कि बच्चा समाज से सीखता है। इसके बाद बात करते हैं हम कर्ट तो ब्रूनर की। ब्रूनर ने दिया था कॉन्सेप्ट अटेंटमेंट मॉडल का। उसके बाद उन्होंने बात करी थी स्कैफोल्डिंग की। स्कैफोल्डिंग बेसिकली क्या होता है, बच्चा कोई जवाब देना चाह रहा है और अंदर से निकल नहीं पा रहा है उसका जवाब, तो हम उसको छोटा सा क्लू दे देते, हिंट दे देते, इशारा कर देते उसकी तरफ, जिससे वो अपना आंसर देने में सहजता हो जाती है उसे। ब्रूनर ने डिस्कवरी मेथड ऑफ लर्निंग भी दिया था, जो कि बच्चों के लिए है। कॉग्निटिव के बाद बात करते हैं दोस्तों साइको एनालिटिकल के बारे में। इसको साइको एनालिटिकल को दोस्तों फर्स्ट लॉ ऑफ साइकोलॉजी भी माना गया है। इसके जो फाउंडर थे वो थे सिगमंड फ्राइड। इनका मानना था कि जो लाइफ के सबसे पहले 5 साल होते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं डेवलपमेंट के लिए। साइकोसेक्सुअल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी भी सिगमंड फ्राइड ने दी थी। ग्रीन एनालिसिस दिया था लोगों को जानने के लिए। डिफेंस मैकेनिज्म दिया था किसी भी समस्या को हल करने की। साइको एनालिटिकल के बाद बात करते दोस्तों न्यू फ्राइडन की। इसमें जो नाम आता है वो है एडलर का। एडलर ने जो दिया था इंडिविजुअल साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया था। इसके बाद बात करते हैं इरिक इरेक्शन की। इरिक इरेक्शन ने जो दिया था साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दिया था, जिसके अंदर 8 स्टेजेज हैं। इसके बाद बात करते हैं हैंस इनाइस्की की। इन्होंने टाइप प्लस ट्रेट दोनों प्रकार की जो थ्योरी दी थी। इनका मानना था कि बच्चा ना तो ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होता है, ना ही पूरी तरह से इंट्रोवर्ट होता है। न्यू फ्राइडन के बाद बात करते हैं दोस्तों न्यू बिहेवियरिस्ट की, जिनमें एल्बर्ट बंडूरा ने बोबो डॉल का कॉन्सेप्ट दिया था। बोबो डॉल का कॉन्सेप्ट क्या था, एक स्टडी की गई थी इन्होंने, उसमें क्या किया था कि एक डॉल को रख देते हैं, कुछ बच्चों को बुलाते हैं, उनको मारने के लिए बोलते हैं, कुछ को उनसे प्यार करने के लिए बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार की पर्सनैलिटी की बात हो रही है। इसके अंदर वेल्टर मिशेल की बात करते हैं। वेल्टर मिशेल भी इनके जो है न्यू बिहेवियरिस्ट को फॉलो करने वाले थे। इसके बाद टोलमैन की बात करते हैं। टोलमैन ने लेटेंट लर्निंग, साइन लर्निंग, कॉन्सेप्ट मैपिंग, माइंड मैपिंग की बात करी थी। फर्स्ट टाइम यूज किया था इन्होंने कॉग्निटिव मैपिंग का। लेटेंट लर्निंग में क्या होता है दोस्तों, हर व्यक्ति में जो सीखने की कैपेसिटी है वो अंतर्निहित होती है, उसके अंदर ही होती है, ये बात कही गई है। सोशल लर्निंग थ्योरी दी थी एल्बर्ट बंडूरा ने। इसके जो स्टेप होते हैं दोस्तों उसके बारे में बात करें। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, उसको देख के क्या हम सीख रहे हैं, क्या ऑब्जर्व करके हम पाते हैं उससे, सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी। उसके बाद बात करेंगे अटेंशन की। अटेंशन, किसी भी चीज़ को देख कर हम अटेंशन की पोजीशन में आ जाते हैं। जैसे हमारे सामने से कोई कुत्ता जा रहा है, वो अचानक हमें देख के हमारी तरफ आता है तो हम अटेंड हो जाते हैं उसके लिए। उसके बाद बात करते हैं रिटेंशन की। रिटेंशन के बाद बात करते हैं परफॉर्मिंग की। डूइंग बाय रिमेम्बरिंग, हमें क्या परफॉर्म करना, हमने पीछे क्या याद किया हुआ ये उसको देखते हुए। उसके बाद रेनफोर्समेंट की हमें ज़रूरत पड़ जाती है। उसके बाद मोटिवेशन रहता है। उसके बाद हम नए कार्य के लिए तैयार होते हैं, ये एक मोटिवेशन का काम करता है। इंटरनल और एक्सटर्नल एक्टिविटी को न्यू बिहेवियरिस्ट ने इम्पोर्टेंट माना है। वादियों के बात करते हैं दोस्तों गेस्टाल्टवादी स्कूल की। ये तो जो था बेसिकली ये जर्मनी का स्कूल था, ठीक है। इसके जो फाउंडर थे मैक्स वर्दीमिर थे। इनके जो स्टूडेंट थे कोलर और कोफका, इन्होंने चिंपैंजी के ऊपर, सुल्तान नामक चिंपैंजी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। और इन्होंने कहा था कि हमारा एक्सपेरिमेंट इसलिए सफल हो पाया क्योंकि जो सुल्तान चिंपैंजी है, जो इसके अलावा जो और चिंपैंजी थे उनसे ज़्यादा बुद्धिमान था, ठीक है दोस्तों। इन्होंने जो बुक लिखी थी गेस्टाल्टवादियों ने, वो लिखी थी मेंटेलिटी ऑफ एब्स, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया।
सडन क्लिकिंग ऑफ माइंड, जिसको यूरेका बोलते हैं, इसका कॉन्सेप्ट दिया है। इसका क्या मतलब होता है दोस्तों, समझा देता हूँ आपको एक एग्जांपल के द्वारा। जैसे कि मैं डेली किसी एक रास्ते पर से जा रहा हूँ और अचानक किसी दिन मेरी गाड़ी में पंचर हो जाता है, तो मैं सोचता हूँ कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए। थोड़ी सी आगे चलने के बाद मेरे को याद आता है कि इस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, वहाँ पे थोड़ी आगे चल के पंचर वाले की दुकान है। तो ये मेरा सडन क्लिकिंग ऑफ माइंड, एक ही दम समस्या का जो समाधान है एक ही दम निकालना, ये सडन क्लिकिंग ऑफ माइंड का कॉन्सेप्ट है। एज ए होल को ये बोलते हैं कि पूरी की पूरी समस्या को एक ही बार लो। ठीक है दोस्तों, ये छोटा छोटा डिवाइड करने में विश्वास नहीं रखते थे। फोकस ऑन परसेप्शन पर ये ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये चेंजेबल होता है। आज के समय में किसी चीज़ पर फोकस है, थोड़े दिनों के बाद किसी और चीज़ पर फोकस हो जाएगा, ये उसको महत्व देते थे। एक्सरसाइज को ये लोग बिल्कुल भी महत्व नहीं देते थे। गेस्टाल्टवादियों के बाद बात करते हैं दोस्तों ह्यूमनिस्टिक अप्रोच की। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच को ऑप्टिमिस्टिक स्कूल भी कहा गया है। इसको थर्ड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी माना गया है। इसके जो फाउंडर हैं वो है अब्राहम मैस्लो, जिन्होंने मोटिवेशन थ्योरी दी थी। कार्ल रोजर्स भी आते हैं इसके अंदर, जिन्होंने सेल्फ कॉन्सेप्ट दिया था। सेल्फ कॉन्सेप्ट में बात कर लेते हैं दोस्तों हम। दो चीज़ें हैं, सबसे पहले रियल सेल्फ और दूसरा आइडियल सेल्फ। रियल सेल्फ में बात करते हैं हम एबिलिटी की, और आइडियल में ड्रीम की। हमारी क्या एबिलिटी और हमारा क्या ड्रीम है, इनमें बात करेंगे। रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ जितने ज़्यादा क्लोज होंगे उतनी ही बैलेंस पर्सनैलिटी होगी हमारी दोस्तों। बात करते हैं ट्रिपल एच कॉन्सेप्ट दिया था ह्यूमनिस्टिक स्कूल वालों ने। ट्रिपल एच में क्या आता है, हेड, हार्ट और हैंड। सबसे इम्पोर्टेंट माना है इन्होंने मैन और विल को, मानव को और उसके अंदर की विल पावर को, कि वो क्या कर सकता है, उसकी सोच कहाँ तक जा सकती है। बच्चा जन्म से ही पॉजिटिव होता है, इन लोगों का मानना। ह्यूमनिस्टिक स्कूल के बाद बात करते हैं दोस्तों हार्मिक स्कूल के बारे में। हार्मिक स्कूल का जो कॉन्सेप्ट है उसके फाउंडर थे MC डुगल। ये मनोवैज्ञानिक विश्वास करता है कि मानव का व्यवहार उसका मूल प्रवृत्ति का परिणाम है। ठीक है दोस्तों, हार्मिक स्कूल वालों का मानना था दोस्तों, व्यवहार का जो अध्ययन करने के लिए एनिमल्स का व्यवहार का अध्ययन भी किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी था, हमने साइकोलॉजी के बारे में बात की, कैसे कैसे ये आगे बढ़ी, हिस्ट्री क्या रही है, बैकग्राउंड क्या रहा है, कौन कौन सी अप्रोच आई है, किस अप्रोच ने क्या क्या बदलाव किए हमारे लिए। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करेंगे हम आगे आने वाली वीडियो के बारे में। आगे आने वाले वीडियो में बेसिकली कोशिश करते हैं हम कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे पास, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट डालूंगा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। थैंक यू।